नमस्कार, मैं हूं आयुष चतरांश और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सलमान खुर्शीद की निर्णय किताब चर्चा का विषय बनी हुई है और आज बड़ी बहस में हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर जो लिखा है उसको लेकर के हंगामा शुरू हो गया है। खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की है। दरअसल खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व साधु संतों के और सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के जैसा ही है। इसके तर्क में खुर्शीद ने यह कहा है कि हिंदू धर्म उच्च स्तर का है और इसके लिए गांधी जी ने जो प्रेरणा दी है उससे बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। कोई नया लेबल लगा ले तो उसे मैं क्यों मानूं? कोई हिंदू धर्म का अपमान करे तो भी मैं बोलूंगा। मेरा कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले गलत हैं और आईएसआईएस भी गलत है। खुर्शीद की किताब बुधवार को लॉन्च हुई है और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी हो गई है। इस मामले में विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से केस दर्ज करने की अपील की है, जिसके बाद खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली में केस भी दर्ज किया गया है। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। सलमान खुर्शीद की किताब के जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की लाइन नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये विचारधारा यह स्पष्ट कर देती है कि देश के बहुसंख्यक जिनका योगदान देश को अखंड करने में रहा, उनकी भावनाओं को कैसे कुचला गया या उनको कुचल डालो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार होता है। तो कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की है और ये कांग्रेस नेता कोई और नहीं, सलमान खुर्शीद हैं। सलमान खुर्शीद जो कि आप देख रहे हैं कि बड़े पदों पर रहे हैं, विदेश मंत्री तक रहे हैं, और ऐसे में उनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है सनराइज ओवर अयोध्या, इसमें जिस तरह से हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस या बोको हराम से की गई है, उसके बाद अब इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर के गंभीर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुत्व को लेकर के जो बात सलमान खुर्शीद ने कही है उसको किस तरह से देखा जाए। और यही बात अब आगे और बढ़ती हुई राजनीतिक गलियारों में भी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के स्पष्ट तौर पर राजनीति शुरू हो चुकी है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बेहद मुखर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ बात किताब में लिखी गई कुछ चंद लाइनों की नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और इसको ही इंडोर्स करती है कांग्रेस पार्टी, जो कि हिंदुत्व को खराब करने, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर, जबकि जिस हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोता है। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद उसकी तुलना आईएसआईएस या बोको हराम से करें तो ये कांग्रेस की विचारधारा को भी दर्शाता है। अब इस किताब के विमोचन के बाद, इस किताब के लिखे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि विवाद शुरू हो चुका है। दिल्ली में इसको लेकर के मामला भी दर्ज कर लिया गया है और 24 घंटे ही हुए हैं इस किताब के विमोचन के, और उसके बाद लगातार इसको लेकर के अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बेहद एग्रेसिव मोड में है और इसको गलत ठहराया जा रहा है। साथ ही साथ अब सलमान खुर्शीद ने जिन बातों को कहा है उसका कंटेक्स्ट क्या है ये सलमान खुर्शीद ही बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बातें उन्होंने लिखी हैं अगर उसको आप मोटे तौर पर देखेंगे तो सीधे तौर पर उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सलमान खुर्शीद ने जो बात कही है उसके मायने क्या हैं। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इस समय हर एक स्टेटमेंट, हर एक बात और हर एक बयान का मतलब राजनीतिक तौर पर भी निकाला जा रहा है और इसलिए अगर इस तरह की बात सलमान खुर्शीद लिख रहे हैं तो जाहिर बात है कि इस पर राजनीति होना लाजमी था और वो राजनीति अब शुरू हो चुकी है और सवाल उठाए जा रहे हैं इन तमाम विषयों को लेकर के कि आखिर सलमान खुर्शीद ने इस तरह की बातों को क्यों लिखा है और अगर वो इन बातों को कह रहे हैं या फिर उसको अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है। और बुक के लॉन्च होने के 24 घंटे के बाद ही इस पर एक मामला भी दिल्ली के अंदर दर्ज हो चुका है और अब देखना यह है कि इसको लेकर के अब आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि जो बातें सलमान खुर्शीद ने इस किताब के अंदर कही हैं उस पर घमासान होना बिल्कुल तय था और वो अब शुरू हो चुका है। बोको हराम या आईएसआईएस या इस तरह के संगठन से अगर आप पूरे हिंदुत्व की तुलना करेंगे तो जाहिर बात है कि भावनाएं इससे आहत होती हैं और भावनाएं आहत होनी शुरू हो चुकी हैं और उसका जो सीधा राजनीतिक लाभ है आप देख रहे हैं कि पार्टियों के तौर पर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर के मुखर तौर पर सामने आ रही है और उनकी तरफ से स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस दरअसल इसी तरह से सोचती है, वो हिंदुत्व के बारे में ऐसा ही सोचती है, उसके विचार हिंदुत्व के बारे में ऐसे ही हैं और इसलिए इस तरह की बातों को भी सलमान खुर्शीद लिख पा रहे हैं अपनी किताब के अंदर। अब देखना यह है कि इस पर क्या कुछ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि पूरी विचारधारा की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की इसके साथ जोड़ी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दूसरा यह है कि सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही हैं अपनी किताब के अंदर और उसको लेकर के जो मामला दर्ज हुआ है उस पर अब आगे क्या होता है इसके लिए भी और थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि अब जैसे जैसे
लोगों को ये जानकारी मिलती जाएगी, आगे ये मामला और ज़्यादा बढ़ना तय है। कुल मिलाकर के सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी और उसके अंदर जिस तरह से हिंदुत्व की तुलना उनके द्वारा की गई, उसको लेकर के ये सवाल उठने बेहद लाजमी थे और वो सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसके क्या मायने हैं और सलमान खुर्शीद ने जिस तरह की बातों को कहा है उसको किस तरह से देखा जाए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। अरविंद यादव जी, आपका भी स्वागत। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जयतिलक जी, आपका भी स्वागत। और उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने किताब के अंदर जो बातें लिखी हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत है, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर ये जरूर हम लोग पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आईएसआईएस से और बोको हरम से तुलना वो सीधे तौर पे हिंदुत्व की करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे वो जस्टिफिकेशन चाहे जो भी दे रहे हो, कैसे इसको देखते हैं सलमान खुर्शीद जिन बातों को कह रहे हैं अपनी इस किताब के अंदर? आयुष जी, देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है। वो जब से सत्ता में आई, देश आजाद हुआ, तब से लेकर के अब तक कांग्रेस के बारे में यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही है और हिंदुत्व को और हिंदुओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बना करके उसने देश के अंदर रखा है। सलमान खुर्शीद किताब लिख रहे हैं तो अकेले सलमान खुर्शीद नहीं लिख सकते, इसके पीछे पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है। वो पूरे परिवार को खुश करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस में खुशी इसी बात से होती है कि हिंदुओं का अपमान करो। ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है, जिस तरह से वो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। और मेरे पास वो शब्द नहीं है, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है उनकी बुद्धि पर। और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, यदि बोको हरम और आईएस की तरह से ये संगठन और ये हिंदुत्व होता तो आज ये बात कह रहे होते देश के अंदर सलमान खुर्शीद। सोचिए जरा, कहीं दूसरी जगह इस्लामिक कंट्री जहां पर है, वहां पर इस्लाम के बारे में एक शब्द कोई बोल जाए तो उसका सर कलम करने के लिए अनेक तरह के लोग बाहर आ जाते हैं, और इस देश में ही होता है। आज सलमान खुर्शीद मुस्लिम होते हुए भी हिंदू और हिंदुत्व पर कमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन राजेश जी, उस पर तर्क उनका यह है कि वो तो उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी ने दिखाया था। अभी मौजूदा दौर के अंदर जो हिंदुत्व है वो आईएसआईएस या बोको हरम जैसा है। देखिए, वो न तो हिंदुत्व के बारे में कुछ जानते, कुछ न इस देश के बारे में कुछ जानते। विदेश से पढ़ करके आके और यहाँ पे राजीव गांधी के पीछे घूम करके राजनीति करना, ये इनका काम रहा है। और गांधी नेहरू परिवार की चमचागिरी करके वो देश में एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, पद हासिल किया था। आज उनकी प्रतिष्ठा नहीं है कहीं दूर दूर तक, कोई उनको याद नहीं करता है, उनका कोई ऐसा काम नहीं रहा है। वो क्या हिंदुत्व के बारे में हमें समझाएंगे और देश को समझाएंगे? वो तो उनके पूर्वज क्या थे? उनके पूर्वज हिंदू नहीं थे क्या? वो यहाँ पर आकर अफगानिस्तान से बसे, तजाकिस्तान से आए या कहां से आए? उनके पूर्वजों ने धर्मांतरण करके मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, वो भी तो हिंदू थे। वो गाली किसको दे रहे हैं? वो अपने पूर्वजों के बारे में भी यही कह रहे हैं। उमाशंकर राजभर जी, आप कैसे देख रहे हैं जो किताब लिखी गई या जिस किताब के अंदर जिन बातों का जिक्र सलमान खुर्शीद ने किया, जिसमें वो हिंदुत्व की तुलना बोको हरम या आईएसआईएस जैसे संगठनों से करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? आयुष जी, इस बात को ध्यान रखिए, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता जो है। दूसरी बात, जो सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं अपने किताब में, वो गलत, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं कि आज देश में जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर बात क्यों नहीं होती है? बात क्यों हिंदू मुस्लिम और शमशान कब्रिस्तान और पाकिस्तान की हो जाती है? मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं भाजपा के मित्रों को। ठीक है, सलमान खुर्शीद ने जैसा कांग्रेस ने किया, जैसा बोया वैसा काटा उसने। आज उत्तर प्रदेश में 32 साल हो गया कांग्रेस को, और कांग्रेस से कहीं अता पता नहीं, केवल यही नीतियों की वजह से। कांग्रेस हमेशा जो है पिछड़ों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ अन्याय किया, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय। आज के डेट में कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, तो वो गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी, इस बात को मानिए आयुष जी, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि भाजपा के मित्र को यही कहिए, कानून व्यवस्था पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि काशगंज की घटना, आपको मालूम होगा कि जेल में 1.5 फीट की कोई टोटी से आत्महत्या कर लेता है क्या? फर्रुखाबाद में आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है कि जेलर जो
कैदी हैं, जेलर को ही बंदी बना लेते हैं। और गोरखपुर की घटना लेकिन तो उमाशंकर आपको याद राजभर जी, है, इसमें पुलिस भारतीय जो है, जनता पार्टी ने तो इस उनके मुद्दे को यानी दिया नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो एक किताब लिखते हैं, उसके अंदर इस तरह की बातों का जिक्र कर देते हैं। अगर आप इसको कंडेम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। क्यों लग रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? मुद्दा तो इनको कांग्रेस देती है या अन्य दल दे देते हैं इनको इस तरह का मुद्दा। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना लेकर के आई कि आप इस तरह से लिख दीजिए और हिंदुत्व की तुलना कर दीजिए बोको हराम से और आईएसआईएस से। इसके बारे में लिखा तो यह टोटली गलत है कि हिंदू कभी आतंकवादी, देश का हिंदू हमेशा देशभक्त रहा है, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा कि ये जो मीडिया के लोग या भाजपा के लोग इस मुद्दे को गर्म कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ, देश में जो और अन्य समस्याएं हैं उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? क्यों हिंदू मुस्लिम का शमशान कब्रिस्तान और अली बजरंग बली के ऊपर बात हो रही है? मैं यह कहना चाह रहा हूँ आयुष जी आपको। अरविंद यादव जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। नहीं, देखिए आयुष जी, सलमान खुर्शीद जी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने किया है सरासर गलत है। और जहां तक सवाल है हिंदू और हिंदुत्व का, तो मुझे लगता है कि ये सबको समझने की भी जरूरत है। मैं अपनी बयान मेरा नहीं है और जो मैं कहने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद से एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंदुत्व क्या है, तो उन्होंने बड़े ही सादगी के साथ उसका जवाब दिया था कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है और हिंदू एक धर्म है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जी ने किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पे उन्होंने एक तो बैटिंग की है और जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आने वाले हों, चुनाव का समय आ रहा है, ऐसे में मैं तो सारे विपक्षी दलों से आग्रह करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो इस तरीके की उलूल जुलूल न तो बातें करनी चाहिए और नहीं तो ऐसे महान आदमी हो करके, और मुझे यह कतई उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरीके की बातें किताब में लिखेगा। कई बार हम लोगों ने डिबेट में आयुष जी बार बार बातें आती है, हम लोग भी कह देते हैं क्योंकि जब घटनाएं होती है, कासगंज जैसी घटनाएं होगी, गोरखपुर जैसी घटनाएं होगी, मॉब लिंचिंग होगा, तो कहीं ना कहीं बातें आता है कि भाई इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं तो कहता हूं कि हर घटनाओं को विरोध सबको खुल करके करना चाहिए, जम करके करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य तब हो जाता है जब किसी मुस्लिम लड़के को पकड़ के पीट पीट के मार दिया जाता है और फिर कहा जाता है ये तो बहुत अच्छा हुआ साहब, ये यही हिंदुत्व है। तो ऐसे स्थिति में सलमान खुर्शीद जी ने भी गलत किया और वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और उसके मानने वाले लोग जो किसी मौलाना की दाढ़ी पकड़ के नोच के कहते हैं भारत माता की जय बोलो, फिर उसकी पिटाई कर देते हैं। किसी मुस्लिम युवक के लड़के के पूरी, जो आप देखे होंगे इंदौर की घटना आयुष जी, किस तरीके से घटित हुई कि हिंदू संगठन मिल करके, वो कारोबारी था, बिजनेसमैन था, वो अपने पेट की जीविकोपार्जन के लिए मोहल्लों में घूमता था, उसको किस तरीके से पकड़ के पीट दिया जाता है, उसके सामान को लूट लिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में मैं दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों लोगों को दोषी मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये करतूतें नहीं करनी चाहिए जो करती रहती है। तमाम इनके समर्थन में जो संगठन है, जो बजरंग दल है, कहीं ना कहीं हिंदू तमाम ऐसे संगठन है जो किसी एक धर्म को, किसी एक जात को, एक मजहब को टारगेट करके और मॉब लिंचिंग के तरीके से पीट देते हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से जो सलमान खुर्शीद जी ने किया वो भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छे समाजवादियों की यही सोच और यही परंपरा रही है। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, आपका भी एक रिएक्शन मैं इस पर जरूर चाहूंगा। किस तरह से देख रहे हैं जो बातें कही गई सलमान खुर्शीद ने, अब उसका कंटेक्स्ट वो कुछ भी दें या उसको लेकर के वो चाहे स्पष्टीकरण चाहे जो भी दे रहे हों, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं जो बात वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व या फिर उसकी तुलना वो बोको हराम या आईएसआईएस जैसे संगठनों से करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखेंगे एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? आयुष जी, देखिए, इस किताब के संदर्भ से जोड़ते हुए जो मौजूदा विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके 3 आयाम हैं। एक तो इसका लेखकीय आयाम है, दूसरा इसका सैद्धांतिक आयाम है और तीसरा इसका राजनीतिक आयाम। देखिए, लेखक को पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है, जो कुछ लिख रहा है तथ्यों के साथ लिख रहा है। अगर वो ऐसा मानता है तो इसकी छूट सलमान खुर्शीद जी को मिलना चाहिए।
वो उनका अपना पक्ष है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले अयोध्या के मसले पर जिस तरह अपने विचार रखे हैं, या वो ये अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो पार्टी को अल्पसंख्यकों की पार्टी मानता है, या वो सॉफ्ट हिंदुत्व को, कांग्रेस का जो नजरिया उसको लेकर के जो सवाल उठाते हैं, यह उनका अपना पक्ष है। हाँ, यह भी उनका कहना, अगर उन्हें लग रहा है कि नाइजीरिया का आतंकी संगठन बोको हरम की तरह यहाँ के जो है आरएसएस है, या जो हिंदू आनुषंगिक संगठन है, चलिए लोकतंत्र में उनको भी छूट मिल जाती है, बाकी जो उसका जो कानूनी फलसफा है वो आगे तय होगा। अब इसका देखिए सैद्धांतिक पक्ष है, यहाँ समझना होगा कि आप देखिए 11 दिसंबर 1995 को जेएस वर्मा समिति जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक अपने फैसले में मनोहर जोशी बनाम एनडी पाटिल मामले में कहा था कि हिंदुत्व जो है एक जीवन है, भारतीय लोगों की एक जीवन शैली है। यानी हिंदुत्व को, जिस हिंदुत्व को आज वो बोको हरम कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सनातन और जो क्लासिकल हिंदू है उससे मौजूदा जो हिंदुत्व है अलग है, तो 1995 बहुत अभी दूर नहीं गया है। 1995 को ही जेएस वर्मा साहब ने कहा था कि नहीं, हिंदुत्व जो है जीवन शैली है। 2016 में बहुत लोगों ने प्रयास किया कि इस जो है जो फैसला है इसको पलटा जाए, तभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पलट नहीं सकते, यह सच है कि जो है हिंदुत्व जीवन शैली है। देखिए, आपको याद होगा कि मुंबई हमले के बाद जो है एक किताब आई थी अजीज बर्नी साहब की, उन्होंने लिखा था कि आरएसएस 26/11 साजिश आरएसएस की रही है। मजेदार बात यह कि दिग्विजय सिंह जो आज इस किताब के विमोचन के समय पी चिदम्बरम के साथ थे, उस समय दिग्विजय सिंह ने विमोचन किया था और बाद में अजीज बर्नी साहब को माफी मांगनी पड़ी थी, और अजीज बर्नी के साथ साथ जो है तमाम जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं आपने जो है पैर पीछे खींच लिए। तब उस समय माना गया कि जो किताब थी उस समय की वह कांग्रेस की पटकथा थी। अजीज बर्नी की किताब भले रही हो, लेकिन वो कांग्रेस की पटकथा थी। तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आयुष जी मैं ये मानता हूं कि जो मौजूदा किताब है ये अभी जो है कांग्रेस की पटकथा है। केवल जो है आप गौर कीजिए, देखिए ग्रुप 23 से अलग सलमान खुर्शीद नेता है। ऐसे समय में किताब आई है जब ग्रुप 23 के तमाम जो नेता है जो राहुल गांधी के विरोध कर रहे हैं, और उस स्थिति में जो है ये किताब आई है। यानी सलमान खुर्शीद आप देखिए शुरू से राहुल गांधी के पक्ष में, यानी अगर राहुल गांधी यानी 10 जनपद की इच्छा के बगैर ये किताब जो है लॉन्च हो ही नहीं सकती है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो अभी हाल ही में जिन्ना का जो अखिलेश यादव जी ने उठाया था, कहीं ना कहीं उस मसले से बढ़त लेते हुए जो है सलमान खुर्शीद यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है। तो अच्छा ये देखिए, इसमें पी चिदम्बरम साहब भी विमोचन में रहे। ये पी चिदम्बरम साहब तत्कालीन गृह मंत्री 2010 में थे, इन्होंने भगवातंकवाद की बात कही थी। ठीक उसके 3 साल बाद 2013 में जयपुर में सुशील कुमार सिंह तब गृह मंत्री थे, उन्होंने जो है हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। ये जो धारा है यह पूरी तरह से साबित करने में लगा हुआ है कि नहीं, जो मौजूदा जो हिंदुत्व है यह पूरी तरह से आतंकवादी संगठन है और कहीं ना कहीं यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। आयुष जी। राजेश जी जवाब दें कि आप लोग जिस पिच पर चाहते हैं उसी पिच पर बैटिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, और मुद्दों से भटक कर आप लोग सिर्फ इसी को कैच कराने की कोशिश करते हैं। ये आरोप पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों के ऊपर लगा रही है। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें राजेश जी। देखिए, उमाशंकर राजभर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। हिंदू तो अहिंसा का पुजारी है, वो कैसे आतंकवादी हो जाएगा? आतंकवाद फैलाना तो इस्लाम का काम है। इस्लाम चारों तरफ दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। सही कह रहे हैं उमाशंकर राजभर साहब आप। हिंदू आतंकवादी नहीं है, मुसलमान आतंकवादी है, और आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर आज फैला है। चाहे वो कश्मीर में आतंकवादी घटना होगी, देश के किसी कोने में, आज तक आप इतिहास उठा लो, जहां जहां आतंकवादी घटना हुई है सब जगह एक ही धर्म के लोग हैं। क्यों उसके पीछे मुसलमान होता है जी? क्यों ये स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया के अंदर हिंदुओं को बदनाम किया जाए? दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, अब आप सोचिए जब ये लोग आतंकवादियों के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे लड़वाने का काम करते हैं, तो क्या होगा? इनके दोनों के, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ये कंपटीशन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों के वोट को कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो जाता है वो कांग्रेस ना लूट ले जाए, ये स्थिति है। इस बात का ये कंपटीशन है। सही कह रहे थे हमारे अरविंद जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा है ये। और ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है हिंदू की क्या स्थिति आज है। ये तो चाहते थे कि हिंदू को 2म दर्जे का नागरिक हो। और सोनिया गांधी की आप बात करो, बटाला कांड हुआ दिल्ली के अंदर, वहां पर आतंकवादी मारे गए पुलिस के साथ मुठभेड़ में, तो इनकी सोनिया गांधी जी का बयान आता है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। उन बच्चों के चेहरे, उनको बच्चे नजर आते हैं, चेहरे सामने आते रहे,
दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के अंदर आतंकवादियों के घर जाते हैं, उनके घर जाकर के भोजन करने का काम करते हैं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए। ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की राजनीति कर रहे लेकिन हैं। राजेश जी, एक चीज और यहाँ पे कही गई कि एक्सट्रीमिस्ट होना किसी भी धर्म के लिए सही नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट के जो तमाम संगठन है वो आपके साथ भी खड़े हुए हैं और इसलिए आप भी वैसे ही हो जाते हैं, उतने ही गुनहगार हो जाते हैं जितनी कांग्रेस पार्टी हो जाती है। ऐसा एजेंडा, ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि जिस तरह से इस्लाम आतंकवाद फैलाता है वैसे हिंदू भी आतंकवाद फैला रहे हैं। आरएसएस कोई सामान्य संगठन नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर बार बार ये आकर के उसको जोड़ते हैं उसमें। तो ये सब हताश और निराश लोग हैं और ये रिजल्ट देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या आने वाला है। तो केवल मुस्लिम वोट के लिए ये सब हो रहा है। उमाशंकर राजभर जी। आयुष जी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं इस बात के लिए कि भाजपा जो है इस बीच पे क्यों बैटिंग करना चाहती है या इस मुद्दे क्यों ढूंढती है। आप याद रखिए आयुष जी, ये 17 राजभर साहब में आप ये तो उन्होंने बोला। नहीं राजभर साहब, ये बात तो मैंने पहले भी कही ना कि मुद्दा आप लोग दे देते हैं उनको, मुद्दा आप लोग दे देते हैं। सुनिए, कोई अली और जिन्ना का जिक्र करना शुरू कर देता है तब इधर से भी शुरू हो जाता है। आयुष जी, इस बात को ध्यान रखिए, यही भाजपा के मित्र है या भाजपा सरकार है। आप 14 में याद करिए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं आए थे, ये विकास के देश में विकास करेंगे इस मुद्दे पे आए थे, 19 में उसी मुद्दे पे आए थे और 17 में उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। लेकिन यह बता दीजिए, इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। कल आप जैसे आपने कहा जो अन्नपूर्णा जी की मूर्ति आ रही है, सोचिए वहां से ला करके बनारस में लाने वाले, लेकिन बनारस के विकास की बात कभी नहीं करेंगे। मुझे आयुष जी, कल मुझे इतना गर्व हुआ माननीय अखिलेश जी के ऊपर कि 7 साल हो गया गंगा जी साफ नहीं कर पाए। 1 साल में जो वरुणा नदी, जिसको आप जानते हैं, जिसके नाम पे बनारस पड़ा हुआ है, जिसमें वो भैंसे चरा करती थी, आज कल मैंने उसको देखा आयुष जी, जितनी सफाई और छठ पर्व पर जो माताएं और बहनें जो उस पर्व पे जिस पानी में सोचिए जानवर नहा रहा है, आदमी उसमें टच नहीं कर सकता था। कल इतनी सफाई मैंने देखा, मुझे गर्व हुआ उस माननीय अखिलेश जी के ऊपर। 1 साल में यानी वह 16 से 17 में वरुणा नदी को साफ कर देते हैं, लेकिन 7 साल हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है काशी वाराणसी, लेकिन गंगा जी की सफाई नहीं हो पाई। तो विकास के मुद्दे की ये बात नहीं करेंगे। ये क्यों करेंगे? ये बात अगर करते हैं तो अली और बजरंग बली की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। आप विकास के मुद्दे क्यों नहीं आते? कानून व्यवस्था के मुद्दे क्यों नहीं आते? भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों नहीं आते? नहीं तो ये जिम्मेदारी तो उमाशंकर जी आप लोगों की है ना कि आप उसी मुद्दे पर इनको बनाकर रखें, लेकिन उन सबके बीच में अगर आप लोग जिन्ना का जिक्र करना शुरू कर देंगे या कोई किताब का विमोचन कर देगा जिसमें हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से कर देगा तो आप उनको मौका दे रहे हैं। आप कंटिन्यूअस क्यों नहीं इस पर चर्चा करते कि नहीं हम तो महंगाई, हम तो बेरोजगारी, हम तो इन्हीं मुद्दों पर रहेंगे। उसमें स्वतंत्रता में सबका योगदान है। तो 47 से पहले आप जाइए, जो है 47 की बात तो वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो फिर जो उन विषयों में जाने की क्यों जरूरत है? जब आप कह रहे हैं कि इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, तो उसी पर रहिए ना। 47 क्यों पहुंच गए? अरे 17 तक रहिए खाली। लेकिन आप मौका दे रहे हैं, फिर जब वो ऐसी बातों को कैच करते हैं तब आप कहते हैं कि इनको ये बात सूट करती है। मौका आप लोग देते हैं। अगर आप मौका ना दें तो ये उस पिच पर नहीं करेंगे बैटिंग। इवेंट करना चाह रहे हैं, यह तो इवेंट करना चाह रहे हैं। इवेंट वाली सरकार है। यह विकास के मुद्दे को भूल गई है, केवल शमशान का विस्तार करना चाह रहे हैं, बाकी विकास का तो भूल जाइए। मत करने देना। यही तो उमाशंकर जी मैं कह रहा हूं ना आपसे। आपके नेता भी कह रहे हैं, आपके नेता भी जिन्ना का जिक्र करना शुरू कर देते हैं और अखिलेश यादव जी भी जिन्ना का जिक्र करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि ये विकास के मुद्दे पर टिकते नहीं। भाई उनको उसी मुद्दे पर रखिए, ये आप लोगों का काम है। विपक्ष का काम है कि उसी मुद्दे पर उनको बनाकर रखें। विपक्ष का काम है कि बराबर उसी मुद्दे पर बनाकर रखें ताकि चुनाव आते आते ये उसी मुद्दे पर रहें। लेकिन जब आप जिन्ना का जिक्र करेंगे तो आप उनको फिर मौका देंगे और फिर आप उन पर आरोप नहीं लगा पाएंगे हैं कि कौन मुस्लिम के ऊपर केवल शब्द मुस्लिम जुड़ जाए, पाकिस्तान जुड़ जाए, तालिबान जुड़ जाए, बस उसी मुद्दे को लाते हैं। बाकी कभी महंगाई नहीं। ठीक है राजभर जी, मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक विपक्षी होने के नाते आपको रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उस मुद्दे पर ये रहें, आप लोग उस लाइन पर रहें। बहुत जाती है। अरविंद जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। अरविंद जी, राजेश जी ने जो बातें कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो सकता है कि मेरे विषय में अनभिज्ञ रहूं। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और माननीय नहीं, समाजवादी तो है ना भाई, समाजवादी तो है।
हम तो हमेशा एक ही नजर से देखते थे आपको, आप एक ही हैं। नहीं अरविंद नहीं, जी नहीं। समाजवादी तो हैं आप। एक ही तो परिवार है, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ऑफिशियल वो प्रगतिशील समाजवादी समय पार्टी के ज्यादा प्रवक्ता। दिन नहीं है, सुन लीजिए। नहीं सुनने की आदत है तो पहले बता देते, मैं भी ना ये सुनता हूँ आप ना अलग से सुनने चुनाव देता। करने वाले हैं क्या? तो इस नहीं, हम तरीके तो की ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के दरवाजे दरवाजे पर शिवपाल यादव जी जा रहे हैं, तो एक ही तो है चाचा भतीजा, उसमें कौन देखिए, बात? इतने या फिर आपके उतावले घोषणा होने की करिए कि हम अलग जरूरत से नहीं चुनाव लड़ेंगे, है। आपत्ति का विषय नहीं है मित्र, हम इतने जानबूझ के उतावले बोलेंगे, मत हम होइए। अच्छी तरह से जानते हैं चलिए आपको, ठीक है, लेकिन सम्मान अभी है राजेश आपका, जी आपको इज्जत देते राजेश जी हैं। अभी तो वो कम से हमने कम कोई प्रगतिशील अपमानजनक बात समाजवादी नहीं की पार्टी है, हैं, पर अभी वो दबाव प्रगतिशील आपने समाजवादी देखिए, पार्टी है, उनकी अपनी मत अलग पार्टी है, होइए। ठीक है नहीं, चलिए। आप बोल नहीं लेकिन हाँ वो पाएंगे। समाजवादी हैं, वो समाजवादी हैं, और समाजवादी मेरे पार्टी में सामने हैं। फिर कोई बोल नहीं पाता है, आयुष है। जी को पता है। हमको चुप धैर्य नहीं रख करते, कर सुन किसी की लीजिए। बात, किसी अरे की चलिए बात ठीक है इतना भाई, एक धैर्य दूसरे को रख कर प्रवोक ना हिम्मत करें नहीं भाई, ठीक है सुनेंगे। चलिए मुद्दे पर रहते हैं, किसी की मुद्दे पर रहते हैं। हैसियत नहीं समय है, हमको समय चुप खराब करने होना, की। धैर्य रख आप के देखिए यहीं से सुनेंगे, समय मत खराब नहीं होना कर शुरू हो सकता है। जाएगा। अभी अंदर देखिए धैर्य चर्चा नहीं इतनी रखा स्मूथ चल रही है, मैं चर्चा आपके स्मूथ बीच चल में रही है, बोला लेकिन हूं क्या? राजेश जी ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें, राजेश जी थोड़ा धैर्य धैर्य रख के सुन रखें। अरविंद लीजिए। देखिए, जहां तक समाजवादियों की एक विचारधारा रही है, हम हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, हम गरीबी के नाम पे वोट मांगते हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके साथ अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उसके साथ खड़े होते हैं, व्यापारी वर्ग के साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़े होते हैं, जनरल कैटेगरी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसी के भी साथ अन्याय होता है तो समाजवादी लोग पहले खड़े रहते हैं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, जिनका नाम ही संघर्ष के लिए जाना जाता है, वो पहले खड़े रहते हैं। आयुष जी, जहां तक सवाल आया है, देखिए मैं तो बड़े स्पष्ट कहता हूं कि महात्मा गांधी जी की हत्या किसी हिंदू ने नहीं किया, एक कट्टर हिंदू ने किया था। इस बात को भी माननी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि प्रज्ञा ठाकुर, भाई प्रज्ञा ठाकुर पे इस देश के न्याय ने सिद्ध किया था कि वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी जैसी उनकी हरकतें रही है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी टिकट दे करके चुनाव लड़वाती है, सांसद बना के संसद में भेज देती है। आप जम्मू कश्मीर आ जाइए, जिसको आजकल ये लोग बार बार कहते हैं कि आतंकवादियों से इसका रिश्ता है, उसके साथ जाकर के और आप सरकार बनाते हैं पीडीपी के साथ। आप क्या बातें करते हैं, आप बताइए ना। मैं तो सलमान खुर्शीद जी को कहूंगा ही कि भाई वो गलत किए हैं, लेकिन क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को गलत न कहूं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल यही सुनना चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल आलोचना न हो, हम काम वही करेंगे कि किसी की दाढ़ी पकड़ के नोचेंगे, किसी की सीने पे कूदेंगे, गोरखपुर में मनीष गुप्ता के ऊपर इनकी पुलिस हत्या कर देगी और हम लोग मौन हो जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि विपक्ष पूरे तरीके से खत्म हो जाए, जिस तरीके से इन्होंने पहले गुजरात में कर दिया था? ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग लड़ना भी जानते हैं, सत्ता से बेदखल भी करना जानते हैं। एक बार तो कोई अंधकार में रख सकता है, उत्तर प्रदेश की आवाम को बार बार अंधकार में नहीं रखा जा सकता है। आयुष जी, मुझे लगता है कि अगर मुद्दों पे, विकास पे, इन सबों पे चुनाव लड़ना हो तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कोसों दूर है, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं, कोई भी इन्होंने कार्य किया नहीं। मैं तो बार बार आपके भी चैनलों पे कहा हूं, तमाम निजी चैनलों में भी कहा हूं कि अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं आती। जब इनके पार्टी के जो संगठन, एक गठबंधन हुआ है निषाद जी का, जब राम जी पे आप शब्द बोल देते हैं, भगवान राम जी पे आप शब्द बोल देते हैं, तो डिबेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव यही है कि हम जो करें वो सब सही है, लेकिन दूसरा कोई अगर कुछ कर दे तो केवल हल्ला मचाएंगे, इसलिए कि पूरी तरीके से चुनाव हिंदू और मुस्लिम हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, मुसलमान, महिलाएं, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई विकास किया है, न इनके पास कोई मुद्दे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश में समर्थन मिल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम लोग भाजपा को हटाने की बात करते हैं और पहले भी कांग्रेस ने जब जब जुर्म और अत्याचार किया है तब तब गैर कांग्रेस का नारा दिया गया था, और आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुर्म और अत्याचार कर रही है, तो फिर माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने नारा दिया है
कि गैर भाजपावाद की सरकार बनेगी और भारतीय जनता चलिए ठीक है अरविंद जी, अब मैं ये देखूंगा कि भाई जनता इसमें कैसे आपको अपने साथ जोड़ती है, क्योंकि जनता की भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जयतिलक जी का मैं इस पे एक रिएक्शन लूंगा। जयतिलक जी, अली या जिन्ना इनका जिक्र होना क्या आपको लगता है कि भाषण देते समय हो गया या फिर ये सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हुआ? और दूसरा ये फिर उसी समय पर जिसका जिक्र आपने किया कि इसका टाइमिंग देखिए कि ये जो किताब है इसका विमोचन भी ऐसे ही समय पर हो रहा है जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है। एक समय पर एक दिन पहले अली और जिन्ना का जिक्र होता है, अगले दिन किताब के अंदर हिंदुत्व की बात होनी शुरू हो जाती है। क्या सब सोची हुई समझी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं या आपको लग रहा है कि ऐसे ही होता हुआ या कोइंसिडेंस है कि होता हुआ चला जा रहा है? कैसे देख रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने की दृष्टि से? आयुष जी देखिए, राजनीति के जो खिलाड़ी हैं वो चाहे वो शब्दों की जुगाली करें या कोई और जो है प्रदर्शन करें, वो भी विशेष रूप से जब चुनाव सिर पर हो, मुझे नहीं लगता है कि अचानक ऐसा कुछ होता है। यह सोची समझी चाल होती है। जैसे आपने जिन्ना की बात कही, तो अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि आप जो है 31 अक्टूबर के दिन आप सरदार पटेल जी पर कोई लेख लिखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लेख में कभी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करेगा। अगर अखिलेश यादव जी अगर भाषण के दरमियान जो है अगर जिन्ना को पटेल के समतुल्य या गांधी के समतुल्य खड़ा करते हैं, तो मैं कतई नहीं मानता कि वह जो उनसे भूल से हुई होगी। यह पूरी उनकी रणनीति है। दरअसल आप देखिए, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, वो कितना जो है वोट बटोरती है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मन में एक डर है कि कहीं मुस्लिम वोट कंफ्यूज न हो जाए और इधर उधर भटक न जाए, इसलिए उन्होंने जिन्ना का राग छेड़ा है। और नतीजा जो है क्या उसका हुआ कि उनको जो है पीछे हटना पड़ा और समाजवादी पार्टी पूरे बचाव की स्थिति में आ गई। अब देखिए, दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मौजूदा समय में जो किताब लॉन्च हुआ सलमान खुर्शीद साहब का, तो ये देखिए कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। याद होगा आपको 2014 में जब कांग्रेस पूरी तरह पराजित हुई थी, तो उसकी हार की समीक्षा के लिए एक समिति बैठाई गई थी, वो उसकी अध्यक्षता एंटोनी ने की। अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि हिंदू विरोधी छवि के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह जो है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका जी हो, मंदिर मंदिर जाते रहे, किस तरह जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण का जो है तमाम जो है बातें सामने आई। उसके बाद भी 2019 में जो है पूरी तरह से चुनाव हार गए। और फिर कांग्रेस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारा जो कोर वोट बैंक जो है, जो मुस्लिम वोट बैंक जो हमसे पिछड़ रहा है या हट रहा है। वैसी स्थिति में फिर यह सलमान खुर्शीद साहब जो है पटकथा लेकर के आए हैं और पूरी तरह से हिंदुत्व पर वार किया है, जो कि जिन्ना के वार से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरी तरह से जो है मुस्लिम बिरादरी जो 19% उत्तर प्रदेश में है, उसको अपने पाले में खींचने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और जिन्ना और हिंदुत्व के ऊपर वार या आरएसएस के ऊपर वार जो है, उसको पूरे संदर्भ को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आयुष जी। राजेश जी देखिए, दो तीन बातें कही अपने जो उमाशंकर जी वो भी कह रहे थे। अन्नपूर्णा जी की जो आज मूर्ति यहाँ आई है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। 100 साल पहले अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति यहाँ से चली गई और किस कारण से गई, चोरी हुई, क्या हुआ, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। 100 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी आस्था का प्रतीक है, उसको लेकर के आ रहे हैं और ले जाकर के बनारस के अंदर उसको प्रतिष्ठापित करेंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसमें भी इनको आपत्ति हो रही है। इसमें कौन सी राजनीति आ रही है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। आप भी हिंदू हो, आप भी कोई ना कोई पूजा पद्धति को मानते होगे, आप जो भी मानते होगे, तो देवता तो सबका बराबर होता है, मां अन्नपूर्णा तो सबकी बराबर है। आप क्यों ये सब कमेंट कर रहे हैं, मेरी ये समझ से बाहर है। दूसरी बात, हमारे जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप उस पार्टी के, पर आप एक ही है ना, तीनों लोग समाजवादी पार्टी से। राजभर साहब ने भी समझौता किया हुआ है। अब बात कर रहे थे जिन्ना की। अब जिन्ना इस देश के आइडियल होंगे या सरदार पटेल, ये तो जनता देख रही है। अब अखिलेश यादव के आइडियल हो सकते हैं जिन्ना तो इस देश के गद्दार हैं, इस देश के खलनायक हैं। यह देश घृणा करता है, नफरत करता है जिन्ना से। जिन्ना नहीं तो मेरे देश के 2 टुकड़े किए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। वो समाजवादी पार्टी का आइडियल हो सकते हैं। ये कल उनकी मूर्ति भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगा सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए सब संभव है, केवल वोट के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। इनको वोट हासिल करना है, कैसे भी किसी भी तरह से मुसलमान इनसे छिटक ना जाए, उसके लिए जिन्ना को भी गले लगाएंगे, पाकिस्तान परस्ती भी करेंगे, आतंकवाद परस्ती भी करेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। पर उत्तर प्रदेश की जनता समझदार हो गई है। दोबारा से उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी में नहीं झोंकना चाहती, दोबारा से अराजकता में नहीं झोंकना चाहती, जंगल राज में नहीं झोंकना चाहती। झंडा लगा के कर रहा है योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आया है, ये तो बर्बाद करके चले गए थे। सपा बसपा ने बारी बारी से लूटा था इस प्रदेश को।
आयुष जी देख लीजिए एक बार। आज सरकार के किसी मंत्री पे मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल के अंदर कोई आरोप लगा के दिखा दे, मुख्यमंत्री की तरफ कोई उंगली उठा करके दिखा दे, ये हमने दिया है। आज आतंकवादी थर-थर कांपते हैं झूठ की सरकार। एक काम तो रहे, देखिए ना, पढ़िए ना। आज दोनों हाथ ऊपर करके अपराधी थाने में जाकर के सरेंडर करने का काम करता है। वो समाजवादी पार्टी के नेता के घर नहीं देख लिया उन्होंने, देख लिया, ये अपराध ये सब करते, ये देख लीजिए ना एक बार, देख लिया अरुण जी, देख लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सब पूरा। ये देखिए किसकी झंडा लगा के बदमाश गए थे। अरे आयुष जी कह रहे हैं कि थर-थर बदमाश जिस गाड़ी से आए उस पे लगा था भाजपा का झंडा, योगी जी का चित्र है, ये देखिए ना, होगा वो कोई झंडा लगाने वाले भी समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना आता हो तो। चलिए ठीक है, अब ऐसे झंडा लगा के कोई भी फोटो लगा के कुछ भी कर सकता है, ठीक है, अब उसकी जांच हो जाने दीजिए और वहां की जनता तय कर देगी। मैं बार बार चर्चा में कहता हूं कि जनता सब देख रही है, जनता की आंखों पे किसी का चश्मा नहीं चढ़ा है, जनता सब देख रही, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है वो। उमाशंकर जी जवाब दें। आयुष जी, मैं भाजपा की मित्र को बता दूं, जो सपा बसपा 89 से लेकर के 2002 की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी शामिल है। इनसे पूछिए मित्र से कि 91 से लेकर के 93 माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे जो है, उनके कामों को देखिए। 97 से 2002 तक आप 3 मुख्यमंत्री, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे गुप्ता जी हो, क्या उस समय आप दूसरे, क्या उस समय लूट नहीं मची थी? क्या आप क्या सन्यासी बन के काम कर रहे थे क्या? यही मुद्दा था आयुष जी, कि जो इनका उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास था, इनके ऊपर हम विश्वास करके यह विकास की बात करेंगे, अति पिछड़े के हक अधिकार की बात करेंगे, मैं इनके ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया और 17 में हम इनके साथ में आए और 14 साल का उत्तर प्रदेश का बर्बाद इनका हम समाप्त किए। लेकिन 2 साल, लेकिन उमाशंकर राजभर जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, उमाशंकर जी, मैं कई बार आपसे सवाल पूछ चुका हूं, आज फिर दोहराऊंगा। 17 में भी तो ये सांप्रदायिक ही थे ना, ऐसा थोड़ी ना कि 17 के बाद ये सांप्रदायिक हो गए। और अगर ये सांप्रदायिक थे तो आप क्यों गए इनके साथ? देखिए, अगर ये सांप्रदायिक थे तो आप क्यों गए? सांप्रदायिक वाले विषय पर आप क्यों गए इनके साथ? उस मुद्दे पे हम गए नहीं, हम तो इनके साथ हक, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। ऐसी घोर सांप्रदायिक पार्टी जिसके ऊपर आप ये आरोप लगाते हैं रोज यहाँ पर बैठकर, क्यों गए उनके पास आप? क्योंकि आपको सत्ता चाहिए थी। नहीं कर पाए। मैं बता देता हूँ, सत्ता की मलाई मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं, मैं ये भी एक्सेप्ट कर लेता हूं उमाशंकर जी कि आपका जो कॉमन मिनिमम एजेंडा था उस पर आपकी बात नहीं बनी, लेकिन भाजपा का उदय जब से हुआ तब से तो आप ये बात कह रहे हैं कि भाई ये तो सांप्रदायिक है, ये सांप्रदायिक काम करते हैं, तो भाई 17 में क्यों चले गए इनके साथ आप? ये तो सांप्रदायिक है। मैंने कहा आयुष जी सुनिए, हम लोग क्यों गए बता दे रहा हूं आपको। इन्होंने यह कहा, आश्वासन दिया था कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा है, उसके विकास की बात करेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे। फिर भी नहीं जाना चाहिए था ना, ऐसे सांप्रदायिक पार्टी के पास चले गए। सांप्रदायिक जो सांप्रदायिकता फैला रही हो पार्टी, आप उसके पास चले गए ताकि पिछड़ों का भला हो जाए, ये तो गलत हुआ ना भाई। आप अपने दम पर लड़ते चुनाव, पिछड़ों का भला कराते या ऐसी पार्टी के साथ जाते जो सांप्रदायिक नहीं है, जैसे कि अब आप अखिलेश यादव जी के पास गए हैं जिनको आप कहते हैं कि वो सांप्रदायिक नहीं है। मैंने बात सांप्रदायिकता की है ही नहीं। सुनिए, मैंने कहा ये विकास के मुद्दे पे और पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने के मुद्दे पे हम साथ में थे, लेकिन 2 साल इनके साथ में रहे, यह विकास मुद्दा भटक गए। यह तो हमेशा हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की बात करते, विकास तो ये भूल गया, मुद्दा ही इनका छूट गया जो है, और इसीलिए हम इनसे तो अलग 17 में सांप्रदायिक नहीं थे, मैं ये मान लेता हूँ। 17 के बाद 19 में आते आते ये सांप्रदायिक हुए हैं। अरविंद यादव जी, सांप्रदायिकता सवाल ही नहीं है, सांप्रदायिकता तो सवाल ही नहीं। हमने कहा हक अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ कि जो नहीं, आप तो सांप्रदायिक होने में आरोप लगा रहे हैं ना, क्योंकि अन्नपूर्णा की मूर्ति से लेकर के और अभी तक जितनी भी परिस्थितियां बनी, सब में आपने कहा कि ये लोग केवल धर्म की बात करते हैं। जब ये केवल धर्म की बात करते हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए था। चलिए उमाशंकर जी, आप किसी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी और उसके अंदर जो उन्होंने बातें कही हैं उस पर विवाद होना तय था और वो विवाद शुरू हो गया है, लेकिन अब राजनीति चूंकि इसके ऊपर हो रही है तो आप देखिए कि राजनीति कहां जाके थमती है और इसका नफा और नुकसान किस पार्टी को उठाना पड़ता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।